दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद में विपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाए। और आखिर आधी रात की वो डील कौन सी है जिस डील को लेकर भारत सरकार की तरफ से संसद में तो कुछ नहीं बोला जा रहा, अलबत्ता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस के सामने जरूर बोल रहे हैं। जबकि परंपरा यही है, लोकतांत्रिक मान्यता यही है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय डील होती है उसके बारे में संसद को पहले बताया जाता है। लेकिन राहुल गांधी को जब संसद में नहीं बोलने दिया गया, बाहर कुछ लोगों को संसद के अंदर निलंबित भी किया गया और बाहर आकर राहुल गांधी ने प्रेस से बात करते हुए जब ये कहा कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, यानी प्रधानमंत्री किसी भी तरह से झुक रहे हैं, अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है तो जो कारण गिनाए गए उस कारण में यूएस के साथ होने वाली उस डील को देखिए, जिस डील की घोषणा भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, लेकिन उस डील के बारे में अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्विटर हैंडल पर व्हाइट हाउस ने बताया उस डील के बारे में। जो 3-4% यूएस गुड्स पर टैरिफ हुआ करता था वो बढ़ाकर 18% कर दिया गया। हालांकि पहले 25% तक बढ़ाने की बात थी, केवल 7% का रिलैक्सेशन। और उसके बाद भारत अमेरिकी सामानों पर जो टैरिफ लगाता था उसे अब 0% कर दिया गया है, यानी अमेरिकी सामान भारत में आएंगे तो भारत को उससे 1 रुपए का भी कोई टैक्स नहीं मिलेगा, कोई टैरिफ नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि इतना एक तरफा समझौता और रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक दोस्ती, और अमेरिका ये कह रहा है कि इस डील के तहत भारत रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा, और अमेरिका के संरक्षण में वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यानी वेनेजुएला का जो तेल मादुरो के बाद के दौर में, अमेरिकी प्रभुत्व के दौर में अमेरिका के इशारे पर बेचा जा रहा है, वो भारत खरीदेगा। तो क्या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी अमेरिका तय करेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी के पास। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये कौन सी डील है जिसके बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वो लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर परंपराओं का हवाला दे रहे हैं कि आखिर ये कौन सी व्यवस्था है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बोल नहीं सकता, और उस डील के बारे में संसद को नहीं बताया जाता। भारत सरकार किसी डील और एफटीए के बारे में जो ढिढोरा पीटती है, अब तक कहीं कुछ बोल नहीं रही है, संसद को नहीं बता रही है। और तो और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के करीबी मित्र अडानी के ऊपर जो मामले हैं या एप्स्टीन फाइल को लेकर जो चीजें हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा झुक गए हैं, कंप्रोमाइज हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जब कंप्रोमाइज हो गए हैं और उसके बाद संसद में उन्हें विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो आखिर देश से छुपाया क्या जा रहा है? क्या वाकई ऐसी चीजें हैं जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो गंभीर आरोप लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि इस ट्रेड डील को भी अनाउंसमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और वो अनाउंसमेंट वॉशिंगटन से हो रहा है कि हमने किया है, और वो लिख रहे हैं साफ-साफ कि आपके रिक्वेस्ट पे किया है, और ये भी लिख रहे हैं कि आपने 0% तक हम टैरिफ घटाने का वो किया है। मतलब वो तो ठीक है, 50% से 18% आ रहे हैं या अभी 25% वो एडिशनल रहेगा, रशिया वाला नहीं रहेगा, वो उसमें कंफ्यूजन है कि टोटल पे 18% है या 25 में से 18 है, कम किया है, ये अभी बहुत क्लियर नहीं। अपोजिशन जो डिमांड कर रहा है वही कि आप टोटल डील को सामने रखिए, क्या डील किया है आपने, और ये क्यों हो रहा है कि वहां से वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं? इतना दबाव क्यों दिख रहा है? क्या कोई कंट्री ये डिक्टेट कर सकता है कि आप यहां से मत तेल खरीदो, वहां से मत तेल खरीदो? ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ है कि ये एक तरह से आपको वहां से आपकी विदेश नीति वो तय करेंगे कि हम कहां से अपना मार्केट तय करें, हम अपना बाजार कहां से लें, हमने खरीदार कौन हो हमारा, ये आप तय करेंगे? तो ये अगर वो कह रहे हैं ह्यूजली कॉम्प्रोमाइज, तो ये तो साफ दिख रहा है कि आप इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज क्यों हो भाई? और ट्रेड डील पे रुका ही हुआ था, रुकने देते। असल में इस ट्रेड डील के जस्ट पहले जब एप्स्टीन की फाइल आई है तब फिर ये हड़बड़ाहट आई है, फिर मांग रहे, फिर अपोजिशन ये कह रहा है कि अभी तो ये स्मॉल बंच ऑफ द फाइल्स है,
जिसमें कुछ नहीं है। अभी तो ईमेल ट्रेल है जिसको एमईए ने खारिज कर दिया है कि ये बकवास है और ये जो निंदनीय है। ठीक है, आप खारिज करिए। खारिज कर रहे हैं तो इसके ऊपर पूरा एक इंक्वायरी करके उनको बाकायदा वो आप वो करिए कि आप कैसे हमारे देश के लोगों को, नेताओं को आप किस तरह से वो कर सकते हैं। एक तरफ वो है, उसके तुरंत बाद ये ट्रेड डील आ जाता है, उसके पहले आप चाइना का वो मसला आता है। हाउस में जब सवाल उठाना चाहते हैं विपक्ष के नेता और 4 शब्द मुश्किल से बोल पाते हैं, गलवान, चाइना, टैंक, इतना ही बोल पाते हैं, जिसको रिपीट किया है केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी। उन्होंने भी यही कहा कि कहां से टैंक, कौन गलवान, कौन से रिज पे। तो ये आपके पास देश से छुपाने के लिए क्या है? जब आप इतने बोल्ड हैं, 56 इंची हैं और उससे ज्यादा हैं, तो देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी थ्रेडबेयर जानने का अधिकार है। जब हम जीतते हैं तो देश को बताते हैं, बाकायदा ड्रेस पहन के जाते हैं, तो हमें हक है ये जानने का कि हमारे ऊपर खतरा कहां कहां से है, क्या क्या है और कहां पर चीजें कैसी हैं। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वांट्स टू से समथिंग इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्यों डर रहे हैं आप? आप डर क्यों रहे हैं? बातों से क्यों डर रहे हैं? कौन सा तथ्य रखेंगे? अगर अगर राहुल गांधी कोई ऐसा तथ्य रखते हैं जो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, तो आपके पास पूरा का पूरा तंत्र है, कानून है, सब कुछ है, आप उनको बात तो रखने दीजिए। और वो जिस मैगजीन का हवाला दे रहे हैं वो तो सारी दुनिया पढ़ चुकी है उसको, वो तो ट्विटर से लेके इंटरनेट पर छाया हुआ है। ओंकारेश्वर जी, इस पर बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के बाद विपक्ष के जिन सांसदों को कहा गया उन लोगों ने बोलने से मना कर दिया और विपक्ष की एक पूरी सॉलिडरिटी, एक पूरी एकता आज दिखी है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि अडानी और बीजेपी के बीच कुछ साठगांठ है और अडानी को बचाने के लिए देश को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज नहीं हो रहे हैं, बल्कि ट्रंप के सामने और पूरी दुनिया के सामने देश कंप्रोमाइज हो रहा है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय में लगातार वो कहते रहे कि हमने सीज फायर कराया, इसके बाद की परिस्थितियों को देखे, मोदी मुझे खुश करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे हैं और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री कोई खंडन तक जारी नहीं कर रहे। ये सारी बातें गलत है और ऊपर से एक अपमानजनक समझौता कल रात देश पर थोपा गया है। अब इस पर विपक्ष के नेता संसद में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? आखिर ओम बिरला क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लोकसभा अध्यक्ष हैं, क्या एनडीए सांसदों के लोकसभा अध्यक्ष हैं या पूरी सदन के लोकसभा अध्यक्ष हैं? ये तो बताना चाहिए। जी देखिए, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। सरकार इसको चाहे जितना छुपाना चाहे वो छुप नहीं रही है। गोदी मीडिया का एक सेक्शन भी जो है वो सवाल खड़ा करने लगा है और लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। सवाल देश से जुड़ा हुआ है, सवाल देश की आर्थिक सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसको राहुल गांधी उठाना चाहते हैं। अगर ट्रेड डील इस तरह का हो रहा है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साफ साफ लिख रहे हैं कि भारत ने इस पे हमारे माय डियर फ्रेंड मोदी ने एक्सेप्ट किया है कि हम इसको कम करेंगे और जीरो तक ले जाएंगे। ऐसा कौन सा डील आप कर रहे हैं जो जीरो टैरिफ तक ले जा रहे हैं? और वो हटा रहे हैं तो 18% तक ला रहे हैं, वो भी 25 का 18 है कि 50 का 18 है, अभी वो भी क्लियर नहीं है। क्योंकि आप जब तक दस्तावेज देश के सामने नहीं रखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? चाइना के बॉर्डर पे जो सवाल 0% पर ला रहे हैं सर, हम अपने टैरिफ को 0% पर क्यों ला रहे हैं अमेरिकी गुड्स के? वही सवाल है कि अपनी टैरिफ को अगर हम 0% पे ला रहे हैं तो हमारे देश के उत्पादकों पर उसका क्या असर पड़ेगा? हमारे उसमें कृषि उत्पादक भी शामिल हैं, सारे देश के किसानों पे उसका असर पड़ेगा, मध्यम वर्ग पे जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उस पर असर पड़ेगा। तो ये जो हो रहा है किस प्रकार से, पिछले दिनों जो अडानी की भी बातें आई, अब वहां के कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार को कहा गया इनको इशू करने को नोटिस, वो आप इशू नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो डायरेक्ट इशू करने की मांग कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? कोई एक व्यक्ति चाहे कोई कॉर्पोरेट ही क्यों ना हो, उसके बदले क्या पूरे देश को दांव पे लगाया जाएगा? पूरे देश की प्रतिष्ठा जो है वहां पे वो होगी और फिर आप उसके तो सेवियर हैं, आप तो सबसे बड़े इस वो हैं। तो यहाँ पे खड़े होके इस मुद्दे पे साफ साफ कहा क्यों नहीं जा रहा है? और सदन में विपक्ष के नेता अगर कह रहे हैं, सारा विपक्ष कह रहा है, तो उनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कौन सा ऐसी बात है जिसके बोलने से आपको डर लगता है?
आप पीछे का बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने सवाल उठाया है कि 2004 में ऐसा हुआ, 8 में हुआ, 9 में हुआ। हम तो कह रहे हैं उसको भी ले आइए, उसको भी चर्चा कीजिए कि क्या क्या हुआ था। देश को जानने का हक है कि कब हुआ था, क्या हुआ था। आप जिन बातों को ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे कह सकते हैं, तो आप उसी तरह की बातों को दूसरे को कहने क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर 1962 में नेहरू हारे थे तो देश को मालूम है नेहरू कहां कहां हारे थे, और देश को उन्होंने स्वीकार किया था, पार्लियामेंट में स्वीकार किया था कि कहां क्या हुआ था। छुपाया नहीं था देश से, लड़ा भी था, अपनी सेना के लोगों को गंवाया भी था। ऐसा नहीं कि सीज फायर तुरंत कर लिया था या पीछे हट गए थे या फिर सेना को लड़ने का हुक्म नहीं दिया था। जो जो भी गड़बड़ियां हुई वहां पे, अगर इंडियन आर्मी का कोई फौजी पीछे हटा या उसमें कमांडर नहीं, तो सब कुछ देश को मालूम है। इसमें छुपने छुपाने की क्या बात है? हमारी तो मजबूती ये है ना कि हम उसमें, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्लियामेंट के भीतर सब कुछ डिस्कशन होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री कोई वर्ड है तो बताएं, देश के खिलाफ कोई वर्ड है तो बताएं। देश की सुरक्षा जानना देश के खिलाफ कैसे हो गया? और हम तो बड़े मजबूत देश हैं, दुनिया के चौथे बड़े देश हैं, हमारी तो इतनी ताकत है, 140 करोड़ 45 करोड़ की ताकत है। इसमें सरकार जितना डरेगी, जितना छुपाना चाहेगी, देश के अंदर उतना ही जो है आशंका पैदा होगी, लोगों को शक पैदा होगा कि हो क्या रहा है। कौन सी ऐसी बात है, जैसे ही आप किसी को मना करते हैं नहीं, हाउस में बोलने ओंकारेश्वर जी से, मैं माफी तो चाहूंगा, आपको रोक लोग रहा हूँ। बोलना चाहते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ओंकारेश्वर जी मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। जरा ये बताइए कि आखिर अब तक तो भारत सरकार ढिढोरा पीट कर कोई घोषणा करती थी, इस डील की घोषणा भारत सरकार ने नहीं की है, इस डील की घोषणा व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर की है। और उसके साथ साथ आप देखिए, संसद को नहीं बताया गया, बल्कि पीयूष गोयल मीडिया को सामने आज बता रहे हैं। ये कौन सी, मतलब इस व्यवस्था को आप समझ रहे हैं कि ये कौन सी व्यवस्था है? यही बात है। अभी जो यूरोपियन कमीशन की चेयरपर्सन आई थी, उर्सुला वैन डेर लेन, जब वो आई और भारत के साथ डील हुआ तो आपने बताया कि क्या क्या डील हुआ। ये अलग बात है कि उसमें भी कहीं ना कहीं हम यूरोप के लिए मार्केट अपना खोल रहे हैं, क्योंकि हमारा टैरिफ जो है, हमारा ही टैरिफ यूरोप के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा है, उसको हमें कम करना है। उनका तो पहले से कम है, 3% है। हम उनके लिए अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी दरवाजा खोलने जा रहे हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या होगा ये भी मालूम नहीं है। अगर हम उनके चॉकलेट को हम बेल्जियम से मंगाने लगे, तो हमारे चॉकलेट का और हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या होगा, उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो जिन जिन कंट्री से कर रहे हैं, चाइना की छोटी छोटी आंख वाले आप मना कर रहे थे कि भाई वहां से, चाइना से इंपोर्ट न करिए। ह्यूजली चाइना से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको कहां रोका गया? और हाल के दिनों में एक तरफ आप कहते हैं चाइना, जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए में थे और उसी समय ये एनडीए ने ही कहा कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। आज चाइना एनिमी नंबर 1 नहीं होके फ्रेंड नंबर 1 है, तो बताना चाहिए कि भाई वो फ्रेंड नंबर 1 है हमारा, हमें उसके साथ दोस्ती रखनी है। तो हमें ये बताना होगा। ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप फेस पे तो कुछ कहते हैं, आपके प्रवक्ता जो है उसके बारे में और जहर घोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे था, और पीछे से आप दरवाजा खोल रहे हैं। आप 10 पॉइंट जाके वहां एजेंडा साइन करके आते हैं, जिसमें कहते हैं चलो अब फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी, अब उसमें हमारा ट्रेड भी और ठीक होगा, वहां के लोगों को वीजा भी इशू किया जाएगा दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आप देश की विदेश नीति को अपने तरीके से, बिना संसद को विश्वास में लिए, बिना देश को विश्वास में लिए, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ आ रहे हैं। तो ये जो घालमेल की स्थिति पैदा हो रही है, उसके बाद आप एकदम से एक तरफा साइन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि आपने मान लिया इतना। वो डिक्टेट करेंगे कि हमें ईरान से तेल नहीं खरीदना है, वो डिक्टेट करेंगे कि हमें रशिया से तेल नहीं खरीदना है। आप करेंगे नहीं नहीं हम खरीदेंगे भी, नहीं भी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? मतलब खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? ये साफ साफ बताइए, खड़े हो जाइए, कहे कि नहीं मेरा फैसला है, हम रशिया से खरीदें, चाइना से खरीदें, ईरान से खरीदें, हमारी मर्जी। आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? आप इतना क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में हैं? वो बार बार आपको दोस्त कहते हैं, तो दोस्त के तो दोस्ती निभानी चाहिए। ये है समस्या। जी, समय कम है, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं।
संसद के अंदर जो व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ, जनता के सवालों को उठाने पर एक तरह से कहा जाए तो पाबंदी लगा दी गई है। आप किसी मैगजीन को नहीं कोट कर सकते, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? क्या इसके बाद लगता है कि इस देश में लोकतंत्र का चोला ओढ़े रखने की कोई जरूरत है, या लोकतंत्र के नाम पर यहाँ सिर्फ मजाक बनकर रह गया है? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पहले के समय में भी जब अपोजिशन के लीडर्स और अपोजिशन के नेता जब चेयर पे बैठते थे, वो भी कई बार रोकते थे रूलिंग पार्टी जब उनके उसमें फेवर में, और कई बार तो ऐसी-ऐसी बातों पे रोकते थे कि बड़ा वो होता था कि भई ये भी शब्द कोई रोकने वाला है। एक किस्सा आपको बताता हूँ, 2014 का है। मीरा कुमार स्पीकर थी उस समय, और शरद यादव थे, हाउस में बोल रहे थे, जया प्रदा थी उस समय। कोई विषय चल रहा था और उसमें शरद यादव थोड़ा भड़के हुए थे, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया इनको, जया प्रदा को, क्या बड़बड़ करती रहती हो? बस ये बड़बड़ करती रहती हो, ये बड़बड़ शब्द जो है उसको एक्सपंज किया गया, निकाला गया। ठीक है, ऐसे शब्द भी निकाले गए हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऑपोजिशन में रहते हुए आपने भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कही हैं, जो है उसको टॉलरेट किया है उन लोगों ने, निकाला नहीं है। रूलिंग पार्टी होते हुए भी, हाउस में रहते हुए भी आप अपोजिशन के खिलाफ बहुत सारे, कांग्रेस के खिलाफ यूज करते हैं शब्दों को, जिनको निकाला, एक्सपंज नहीं किया गया है। ये एक्सपंज करने की सीमा अगर इसको भी कोई वो कर ले, मैं तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जो है कई मैंने दशकों तक कर चुका, तो उसमें मैंने देखा है कि पहले जो एक्सपंज करने का जो वो था, सिलसिला था, वो इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा रोक टोक नहीं थी, इतना ज्यादा वो नहीं था कि हर चीज पे आप बोलने ही नहीं देना चाहते। आप डर किस बात से रहे हैं? लेट हिम स्पीक। सर एक चीज क्या हमें बोल बताइए सकते हैं सर, वो? हमें वाइंड अप करने के पहले एक चीज बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और इस देश की सत्ता कंप्रोमाइज्ड है अपने करीबी कॉरपोरेट मित्रों को अमेरिका के प्रकोप से बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, या अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगाया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ह्यूजली कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रहा है, और नहीं है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। नहीं है तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर खुद ट्वीट कर रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं ट्वीट का जवाब दे रहे हैं उसी तरह का कि नो मिस्टर ट्रंप, हम नहीं मानेंगे जीरो टैरिफ और नहीं ट्रंप ने करेंगे नहीं, इस व्हाइट तरह का हाउस ने डील। ट्वीट किया है, ट्रंप ने नहीं किया है, व्हाइट हाउस ने। व्हाइट हाउस और ट्रंप दोनों में तो हमारे ही पीएमओ से ट्वीट चला जाए, हमारे उससे ट्वीट चला जाए कि भाई ये गलत है, हम तो उसको स्वीकार कर रहे हैं, नेक्स्ट डे तो हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ना ना ऐसा हुआ है। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज हम दिख रहा है कि कहां कहां हो रहे हैं। कैसे वो कह सकता है कि हम रशिया से नहीं कर, फिर प्रेसिडेंट पुतिन आए थे, तो प्रेसिडेंट पुतिन को हम क्या जवाब देंगे कि नहीं नहीं भाई, हम आप आए हैं, ठीक है, जाइए, हम आपसे तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि बॉस मना कर रहे हैं, क्या ये आप कहेंगे? ईरान के मसले पे एक ठीक है, आपके नैरेटिव को सूट करता है, जबकि वो ईरान जो हमारी वैदिक संस्कृति के समय से भी हफ्ते हिंदू वहां कहा जाता था, और वही ईरानियन इंडो कल्चर जो है, जो भारत के जो इस कल्चर को बनाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, उस पीरियड से वो जुड़ा हुआ है। आज अचानक आप कहते हैं कि नहीं, उससे तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो कष्ट में पड़ा हुआ है। आप जब कष्ट में पड़ते थे कश्मीर को लेके, तो ईरान हमारी तरफ से मुस्लिम कंट्री से बात करता था, उनको रोकता था कि नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उसको सपोर्ट करो। हमारे दुख दर्द के दिनों में रशिया 71 में खड़ा हो गया अपना बेड़ा लेके, न्यूक्लियर पावर्ड बेड़ा लेके। आज वो किस मुंह से खड़ा होगा आपके साथ, जब आप कहेंगे कि नहीं, हम आपसे तेल नहीं खरीद सकते, हम आपसे ये नहीं खरीद सकते? ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो और क्या है? और आप जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा फैलेगा, क्यों? जितना ज्यादा इसको एरोगेंटली आपकी ट्रोल आर्मी जितना फैलाने की कोशिश कर रही है, उसके रिपरकशन उल्टा होते हैं। जब मुश्किल के दिन हो, जिस समय तनाव के, वास्तव में पूरी दुनिया तनाव में है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का व्यवहार दुनिया के लोगों को महसूस हो रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है। यूरोप आज उनसे अलग हुआ है, नाटो आज उनसे अलग हो रहा है, तो इसीलिए कि उन्होंने उनको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है। तो ऐसे समय में जिस पेशेंस के साथ और जिस ताकत के साथ, जिस धैर्य के साथ आपको जवाब देना चाहिए, वो धैर्य, वो ताकत, वो उसी पार्लियामेंट से मिलेगा जहां आप लोगों को बोलने देंगे कि नहीं नहीं, बोलिए, आप बोलिए, आप हमारी ताकत हैं। अपोजिशन को आप कॉन्फिडेंस में लें और कहें कि नहीं, ऑपोजिशन भी हमारे साथ है, और तब हम ये ट्रेड डील साइन कर रहे हैं।
तब वो 140 करोड़ लोगों का होगा, वरना तो वो ऐसे ही होगा। जी। तो बिल्कुल आपने सुना, ओंकारेश्वर जी ने सारी बातें रख दी कि एक तरफ अपोजिशन को दबाने की कोशिश, दूसरी तरफ इस देश के हितों से कॉम्प्रोमाइज, और आखिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि 0% टैरिफ जब अमेरिकी गुड्स पर लग रहा है तो किस दबाव में लग रहा है। अब क्या अमेरिकी मुर्गा, अमेरिकी चिकन, अमेरिकी सामान, अमेरिकी दूसरी चीजें भारत में सस्ती रेट पर आएंगी और यहाँ के उद्योग धंधों को चौपट करेंगी? कई सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर क्या इस देश का एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया? क्या अडानी इतने महत्वपूर्ण हो गए? क्या नरेंद्र मोदी इतने महत्वपूर्ण हो गए? क्या एप्स्टीन फाइल से मोदी को बचाने के लिए वाकई देश को दांव पर लगाया गया? क्या अडानी को अमेरिकी प्रकोप से बचाने के लिए, उनके समन से बचाने के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को और 140 करोड़ लोगों को दांव पर लगा दिया गया? ये कई सारे सवाल हैं जिस पर संसद के अंदर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिलना चाहिए, और विपक्ष को सवाल उठाने का भी मौका मिलना चाहिए, और खुली चर्चा खुले दिल के साथ सरकार को करनी चाहिए। बंद कमरे वाली चीज और बातों को ढकने वाली चीज अंतरराष्ट्रीय मामलों में जब देश के हितों को प्रभावित करती दिखे तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को लगता है कि सत्ता अब कंप्रोमाइज हो चली है। और जब जनता को लगता है कि सत्ता कंप्रोमाइज हो चली है, सत्ता देश के हितों को अंतरराष्ट्रीय हाथों में गिरवी रख रही है, और विपक्ष उस सवाल को उठाना चाहता है, उसे रोकने की कवायद होती है, तो लोगों के मन में जब शक पैदा होता है तो देश के अंदर सत्ता से ज्यादा व्यवस्था के प्रति जब वितृष्णा पैदा होती है तो फिर उसका नुकसान अंततः लोकतंत्र को उठाना पड़ता है। जनता को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो नुकसान और बढ़ेगा, लेकिन सिस्टम और व्यवस्था को यदि नुकसान उठाना पड़ रहा है उसकी भरपाई आसानी से संभव नहीं होती। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।